Recording in progress. ओके सो स्टार्ट करते हैं हम थर्ड इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर। दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस reacting with oxygen gas converting into sulfur trioxide gas. So we have total 3 gaseous molecules here. And we have 2 moles of gaseous molecules here. So obviously reactant side पे number of gaseous molecules ज़्यादा, तो reactant side पर entropy ज़्यादा. Reactants have more gaseous molecules, so they have higher entropy value. Do it again. And products have lower entropy so they have less gaseous molecules. Hence entropy of system decreases. Next, सॉलिड स्टेट में होता है ये। अगर हम इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में प्लेस कर देंगे सो ऑब्वियसली ये कन्वर्ट होगा एक्वस सोडियम आयन में एंड एक्वस क्लोराइड आयन में। ऑलराइट, तो हम सब जानते हैं कि सॉलिड लोअर होती है solids have lower entropy values
एक्वासाइंस जब फॉर्म होंगे तो एक्वासाइंस की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो मोबिलिटी increases. Magnesium is solid, reacting with hydrochloric acid, which is aqueous, and hydrogen gas. एंट्रोपी लो होगी, यहाँ गैस है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसका मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. So solids have lower. Okay, solid is reacting with oxygen gas, converting into calcium oxide, which is तो obviously reactants की एंट्रोपी हायर होगी because of gaseous molecules. Reactants have higher entropy values because of gaseous molecules. अब नोट करें यहां पर सॉलिड्स की एंट्रोपी कम होगी, so product has lower entropy value. Okay,
Recording in progress. चलें, standard summation of standard entropy of product minus summation of standard entropy of reactant. Now the next is हम at times surrounding की entropy भी calculate करेंगे और surrounding की entropy कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस डेल्टा एच नॉट आर ओवर टी। अब ये जो डेल्टा एच नॉट आर है आपके पास, इसको हम A1 केमिस्ट्री में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सही है। और हम सब जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो किलोजूल पर मोल्स में होती है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है। तो इसका मतलब जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सराउंडिंग का, तो इसकी किलो जूल की वैल्यू को हमने जूल में कन्वर्ट करना है, एंड फॉर दैट हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टू कन्वर्ट it into joules, multiply the value by 1000. One more thing, temperature has to be in Kelvin. यानी डिग्री सेंटीग्रेड में मैं 273 ऐड करूंगा तो मुझे केल्विन का टेम्परेचर मिल जाएगा। और अगर वो ऑलरेडी केल्विन में गिवन है तो फिर 273 ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज का, और ये है आपके पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो याद रखिएगा कि अगर हमें यहां पर टोटल एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मीनिंग रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। स्पॉन्टेनियस और फीजिबल इज द सेम थिंग। और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस or not feasible. Okay, so I have to discuss certain numericals. So numerical देखते हैं।
And that's my question number 1. Determine total entropy change determine total entropy change for the equation. And the equation is calcium solid is reacting with oxygen gas and converting into calcium oxide. It is also solid. और इसकी डेल्टा HR की वैल्यू गिवन है and this value is minus 1200 and 70.2 kilojoules per mole. So आपके पास इन सब की स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज हैं. तो कैल्शियम की वैल्यू है आपके पास प्लस 41.40 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ऑक्सीजन की वैल्यू है आपके पास प्लस 205 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. और आपके पास एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी वैल्यू है प्लस 39.70 जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम सबसे पहले स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम डिटरमिन करें. राइट? और सिस्टम डिटरमिन करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे summation of standard entropy of product minus summation of standard entropy of reactant. प्रोडक्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू है प्लस 39.70. इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में 2 मोल्स हैं. तो इसका मतलब जितने भी स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स होंगे वो सब एनर्जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, एंट्रोपी की वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे. माइनस रिएक्टेंट में हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम की एनर्जी है 41.40. उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 2 मोल्स इक्वेशन में अवेलेबल है. और ऑक्सीजन है 205.0 किलो जूल्स, राइट? सॉरी, जूल्स. तो यहां से आपके पास स्टैंडर्ड entropy change of system is going to be so it's going to be minus 208.4 and that's joules mole inverse Kelvin inverse. Okay, ऑब्वियसली हमें टोटल एंट्रोपी चेंज डिटरमिन करने के लिए कह रहे हैं. तो टोटल एंट्रोपी चेंज हम उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी मालूम हो. हमने भी सिस्टम की डिटरमिन कर लिया. अब हम इस फॉर्मूले को यूज करके सराउंडिंग की एंट्रोपी भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस कन्वर्जन का ख्याल रखेंगे. राइट? हमारा सेकंड स्टेप है सराउंडिंग की वैल्यू है इसके पास माइनस डेल्टा H5R अपॉन T माइनस
डेल्टा एच आर की वैल्यू इज गिवन विच इज -1270.2। हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम जूल्स को क्लो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट कर ले, राइट? डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नॉट गिवन, सो हाउ कैन वी डिसाइड कि हमें कौन सा टेम्परेचर यूज करना है? आप नोट करें, ये स्टैंडर्ड कंडीशन एग्जामिनर ने हाईलाइट की है, दैट स्टैंडर्ड कंडीशन मींस कि आपने 298 केल्विन यूज करना है। तो यहां से आपके पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा? प्लस 4262.4, ये हो जाएगा जूल्स मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ओके, सो अब हमने वैल्यू डिटरमिन कर ली है सराउंडिंग की। So let's find out the total entropy change, and that's going to be the third step. टोटल के लिए हमारे पास है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। सिस्टम की वैल्यू हमारे पास है -208.4 एंड सराउंडिंग की वैल्यू इज +4262.4। सो टोटल हमारे पास एंट्रोपी चेंज आ रही है +4054 joules mole inverse Kelvin inverse. That is the answer. And obviously आप नोट करें इस कैलकुलेशन में ये पॉजिटिव साइन है, and that positive sign indicate कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस। ओके, ऑलराइट। देखिए यहां सीख, इस क्वेश्चन से कुछ चीजें सीख रहे हैं हम क्या सीख रहे हैं? अब नोट कीजिए, जब हम इस सिस्टम को सिर्फ देखते हैं तो यहां रिएक्टेंट की एंट्रोपी ज्यादा बिकॉज गैसियस ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट की एंट्रोपी कम क्योंकि सॉलिड है। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो रही है? डिक्रीज। और जब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होती है तो लास्ट क्लास में मैंने कहा था वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस। सही है ना? तो अगर एंट्रोपी डिक्रीज होती है और वैल्यू माइनस होती है तो इसका मतलब रिएक्शन तो नहीं हो रहा। लेकिन हमने एवन केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, कैल्शियम बर्न विद अ ब्रिक रेड फ्लेम। सो ऐसा क्या हो गया कि सिस्टम कह रहा है कि भाई रिएक्शन नहीं होगा? इशू इज कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बिकॉज डेल्टा एच आर माइनस है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाएगी। जब एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी तो वहां पर एनर्जी की अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब मैं सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी डिटरमिन कर लूंगा, देन आई विल डिसाइड कि मेरी वैल्यू प्लस आ रही है या माइनस। तो अगर टोटल एंट्रोपी चेंज प्लस होगी तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। और आप नोट करें, टोटल एंट्रोपी चेंज मुझे कह रहा है कि वैल्यू प्लस है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगा, और हम पढ़कर आ रहे हैं कि ये रिएक्शन हमेशा होता है। ओके, लेट मी सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यू हैव द डेटा, यू जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, यू गेट द आंसर। ऑलराइट, बट मैं फॉर्मेट सारे कवर कर लेता हूँ, पॉसिबिलिटी सारी कवर कर लेता हूँ कैलकुलेशन में, सो दैट हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सेकंड क्वेश्चन, determine
the total entropy change for the following equation. इक्वेशन है हमारे पास मीथेन गैस, it is reacting with oxygen molecule gas, converting into carbon dioxide gas and water. All right, हम आपको एक डेटा प्रोवाइड कर देते हैं. हमारे पास मीथेन है, then we have oxygen, then we have carbon dioxide, and then we have water. हमारे पास यहां दो डिफरेंट डेटास हैं, दोनों शेयर कर रहे हैं हम आपसे. हम आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज दे रहे हैं इन किलोजूल्स पर मोल. ये वैल्यूज हैं आपके पास -620, 0, -396 -286. देन फिर मेरे पास स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यूज है इन जूल्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स. सो ये हो जाएगा आपके पास 186.2, 205.0, 213.6 and 188.7. एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं टोटल एंट्रोपी चेंज डिटरमिन करो, राइट? सो मैं टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले सिस्टम डिटरमिन करूंगा. ये हो जाएगा समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. सो प्रोडक्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड which is 213.6 plus वाटर है which is 188.7, क्योंकि वाटर के 2 मोल्स हैं इक्वेशन में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, माइनस रिएक्टेंट हमारे पास है मीथेन की वैल्यू है 186.2 प्लस ऑक्सीजन है 205.0, और हम इसकी एनर्जी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स है, राइट? सो सिस्टम की वैल्यू इज गोइंग टू बी -5.2 joule mole inverse Kelvin inverse. Okay, now I need to find out the value of standard entropy change of surrounding, right? And for that I need enthalpy change of reaction. Surprisingly that value is not given in the question, but इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने फॉर्मेशन का डेटा दे दिया है, which means I'm gonna use thermochemical cycle. I'm gonna apply thermochemical cycle. So मैं सराउंडिंग से पहले थर्मोकेमिकल साइकिल कंस्ट्रक्ट करूंगा इस इक्वेशन के लिए. दिस इज मीथेन, दिस इज ऑक्सीजन,
carbon dioxide and water. I need to find out this value. और हमेशा हम constituent element से start करते हैं. So I need 3 constituent elements: carbon, hydrogen and oxygen. Carbon solid, hydrogen gas, oxygen भी gas. कार्बन 1 मोल है तो ये इसको 1 रखिए. हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं तो यहाँ पर 2 कीजिए. ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं तो यहाँ पर 2 कर दीजिए. जब फॉर्मेशन का डेटा गिवन होता है तो हमने आपको A1 में पढ़ाया था कि एरो अपवर्ड होता है, तो ये एरो की डायरेक्शन अपवर्ड हो गई. मीथेन की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है व्हिच इज -620. वाटर की वैल्यू गिवन है हमारे पास -286. उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 मोल्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास -396. हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो ड्रॉ कर देते हैं. हम जानते हैं कि ये दोनों के दोनों एरो क्लॉकवाइज से मैच करें, इसलिए इन दोनों की वैल्यू को लेंगे हम प्लस. ये एरो क्लॉकवाइज से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इन दोनों की वैल्यू को लेंगे माइनस. सो लेट मी अरेंज द वैल्यूज. डेल्टा H phi R की वैल्यू इज प्लस -620 -286 times 2 minus 396 equals to 0. So delta H phi R is going to be -348 kilojoules per mole. All right. Now I can use standard entropy change of surrounding, और इसकी वैल्यू है माइनस डेल्टा H phi R over T. ये माइनस एज इट इज. डेल्टा H phi R की वैल्यू हमारे पास है -348. जाहिर सी बात है ये किलो जूल्स है, मुझे इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? और मैं अब डिवाइड करूंगा टेम्परेचर से. देयर इज नो स्पेसिफिक टेम्परेचर गिवन, व्हिच मींस मैं 298 केल्विन लूंगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं. सो सराउंडिंग की वैल्यू इज गोइंग टू बी हाउ मच? सराउंडिंग की वैल्यू इज गोइंग टू बी +1167.8. So this is joules, mole inverse, Kelvin inverse. That's my second step. Let's move on to the third step. और अब थर्ड स्टेप के लिए हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे टोटल एंट्रोपी चेंज डिटरमिन करने के लिए. और टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करने के लिए हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड करेंगे. सिस्टम की वैल्यू हमारे पास है -5.2 प्लस सराउंडिंग की वैल्यू हमारे पास है +1167.8. so total entropy change would be how much? +1162.6 joules mole inverse Kelvin inverse. and guys अब नोट करें, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, है ना? जबकि एंट्रोपी मुझे क्या कह रही थी? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम मुझे क्या कह रहा था कि रिएक्शन नहीं होगा. नोट कर रहे थे आप? ये वैल्यू कह रही है रिएक्शन तो होगा ही नहीं. जबकि हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई कंबस्शन ऑफ मीथेन तो पॉसिबल होता है. हमारे घर में मीथेन आती है, उसकी कंबस्शन हो रही होती है, राइट? तो इसका मतलब सिस्टम के बजाय मुझे किसको देखना पड़ेगा? सराउंडिंग को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. तो एनर्जी सिस्टम से निकल के कहां जा रही होगी? सराउंडिंग में. व्हिच इज व्हाई वी नीड टू चेक
कि what sort of entropy changes are going to take place in that particular situation. Okay. Okay. So that's the calculation criteria. अब हम start करते हैं standard Gibbs free energy change. Okay. So let's start. Standard Gibbs free change. First of all, standard Gibbs free energy change is represented by delta G naught. And guys, ये जो आपके पास नॉट है, ये टेक्निकली स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? 298 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर. और 180 एम प्रेशर किसके इक्वल होता है? 1 टाइम 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट? बाकी तो सब ठीक है. व्हाट इज फ्री एनर्जी? जो एनर्जी वर्क डन के लिए यूटिलाइज हो जाए उसको फ्री एनर्जी कहा जाता है. The amount of energy used to do work is called free energy. By the way, गिब्स साइंटिस्ट का नाम है. गिब्स ने एंथैल्पी और एंट्रोपी का रिलेशनशिप डेरिवेट किया. It gives the info about the relationship between entropy enthalpy. और वो रिलेशनशिप कुछ ये था, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट आर माइनस टी डेल्टा एस नॉट सिस्टम. हम सब जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, टी और एंट्रोपी, इन सब की कुछ ना कुछ यूनिट्स तो होंगी. लेट्स टॉक अबाउट दोज यूनिट्स. सबसे पहली बात, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है किलो जूल्स पर मोल में. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी एग्जिस्ट करता है किलो जूल पर मोल में. टेम्परेचर केल्विन में.
और एंट्रोपी जो है वो हमेशा जूल में होता है, राइट? सो टेक्निकली मुझे इस जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी किलो जूल में है, राइट? और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 1000 करूंगा. सो टू कन्वर्ट joules into kilojoules, value divide by 1000. Divide by 1000. ओके, सो जूल से किलो जूल्स में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000, और किलो जूल से जूल में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000. सही है? बाय द वे, एंट्रोपी हमें क्या बता रहा था कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं. ये जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये भी हमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. कैसे, जरा देखते हैं. Gibbs free energy change gives the info about the spontaneity of reaction अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो हो या नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा. So if standard Gibbs free energy change is zero or negative, reaction is spontaneous or feasible. और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, फीजिबल नहीं होगा. If delta G naught is positive, reaction is non-spontaneous or unfeasible. By the way, अगर हम एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों में, बाय द वे, अगर हम एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को चेंज करते हैं तो इस डेल्टा जी पे भी चेंज आएगा. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दोस एरियाज जिसमें हम इन दोनों को जज करते हैं कि भाई अगर ये दोनों माइनस होगी तो क्या होगा, प्लस होगी तो क्या होगा, एक प्लस एक माइनस होगी तो क्या होगा, एक माइनस एक प्लस हो जाएगी तो क्या होगा. ये हमारे पास 4 डिफरेंट सिनेरियोज हैं और हमने चारों सिनेरियोज देखे हैं और चारों पेपर में पूछे जाते हैं, राइट? एक्सप्लेनेशन भी लिखवाई जाती है. सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन, if both delta H naught R and delta S naught are negative,
अगर दोनों नेगेटिव हो तो क्या होगा? सो लेट मी राइट इट, नॉट एन इश्यू, डिस्कस करते हैं। डेल्टा एच नॉट, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट आर माइनस टी डेल्टा एस नॉट सिस्टम। हम सब जानते हैं कि डेल्टा एच नॉट आर की वैल्यू हमने माइनस ली है, ये माइनस टी एज इट इज, और जो सिस्टम है उसकी वैल्यू भी हमने माइनस ली हुई है, राइट? अब ये जो डेल्टा एच आर का माइनस है ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। इसका मतलब ये जो पूरी टर्मिनोलॉजी है ये बेसिकली पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप नोट कीजिए कि ये जो डेल्टा जी नॉट है ये माइनस भी हो सकता है, ये डेल्टा जी नॉट जो है ये प्लस भी हो सकता है, राइट? प्लस किस सूरत में होगा? अगर मैं इस टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो जाहिर सी बात है ये पूरी की पूरी जो टर्मिनोलॉजी है ये मोर पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी भी मोर पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा जी मोर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो इस सिनेरियो में डेल्टा जी वुड बी पॉजिटिव, सो रिएक्शन वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट? सो हम यहां पर डेल्टा जी नॉट क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव। और हम यहां लिखते हैं if temperature increases, then T delta S naught term is more positive so delta G naught is also positive, hence reaction is non-spontaneous. Okay. Next, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएं, if delta H naught R and delta S naught both are positive, right? Yeah. So ये हो जाएगा डेल्टा G naught equals to delta H naught R minus T delta S naught. डेल्टा एच आर की वैल्यू इज प्लस, ये माइनस टी एज इट इज, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आपके पास क्या होगी? पॉजिटिव, तो ये प्लस एज इट इज रहेगा, और ये माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो अब या तो वैल्यू प्लस होगी या वैल्यू माइनस होगी। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये पूरी टर्मिनोलॉजी मोड नेगेटिव होगी, तो डेल्टा जी नॉट भी मोड नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा इन दिस सिनेरियो। सो ऑब्वियसली हम तो डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे, और हम यहां लिखेंगे at high temperature T delta S naught is more negative, so delta G naught is also negative. Hence, reaction is
spontaneous. Okay, दोनों negative, दोनों positive. What if we have one positive and other one is negative? यानी delta HR positive ले लेते हैं. If delta H naught R is positive and entropy change is negative. तो हम यहां से डेल्टा G naught देखते हैं, which is delta H naught R minus T delta S naught. Delta H naught R, I mean enthalpy change of reaction is positive. ये minus T as it is. Entropy is also negative. ये positive as it is रहेगा, लेकिन this time ये minus minus होकर किस में convert हो जाएगा? Plus. अब the issue is कि temperature आप कम करें या ज्यादा, delta G will remain positive क्योंकि दोनों values positive हैं. So in any case, इस scenario में delta G is positive. Reaction हमेशा क्या होगा? Non spontaneous. So हम यहाँ लिख देते हैं at any given temperature, delta G naught is positive. So reaction is not feasible. Okay. Last, and then I need to solve one question. Okay. If enthalpy change of reaction is negative, and entropy change is positive, so हमारे पास है delta G naught equals to delta H naught R minus T delta S naught, right? अब delta HR की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव, ये माइनस टी एज इट इज. सिस्टम की वैल्यू हमारे पास क्या है? पॉजिटिव. ये नेगेटिव एज इट इज रहेगा, बट दिस टाइम ये माइनस प्लस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस. क्योंकि दोनों वैल्यूज माइनस हैं, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट विल रिमेन नेगेटिव. रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, राइट? हम यहां लिख देते हैं एट एनी given temperature, reaction is feasible because delta G naught is negative. Let me solve one question. So मैं थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे. मैं पहले कह चुका कि कैलकुलेशन क्वाइट इजी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन होती है. Let me talk about question here. Calculate Gibbs free energy change for the decomposition of
जिंक कार्बोनेट, ये जिंक कार्बोनेट है, इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है +71.0 किलोजूल्स पर मोल। हमें एग्जामिनर ने एक डेटा प्रोवाइड किया हुआ है, ये सब्सटेंस है हमारे पास और ये उनकी एंट्रोपी की वैल्यूज हैं। स्टैंडर्ड एंट्रोपीज इन जूल्स, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, डेटा जिंक कार्बोनेट है हमारे पास +82.4, जिंक ऑक्साइड है हमारे पास +43.6, एंड ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है +213.6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट सिस्टम की एंट्रोपी, एंड उसके लिए समेशन ऑफ स्टैंडर्ड माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, वैल्यू इज 43.6, कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू इज 213.6। ये आपका रिएक्टेंट हो गया माइनस, सॉरी प्रोडक्ट हो गया माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज जिंक कार्बोनेट which is +82.4. So the value of system entropy change of system is going to be +174.8 joules mole inverse and then Kelvin inverse. Okay, in the second step I will apply the Gibbs free energy change का formula and I can get the value easily. तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन माइनस T डेल्टा S नॉट, यानी एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। डेल्टा H नॉट R की वैल्यू, आई मीन एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमें गिवन थी 71.0 माइनस T इज टेम्परेचर, और क्योंकि टेम्परेचर गिवन नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो हम 298 केल्विन लेंगे। एंट्रोपी की वैल्यू इज गिवन व्हिच इज, आई मीन हमने कैलकुलेट किया +174.8, एंड ऑब्वियसली को जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो डेल्टा G नॉट ये हो जाएगा +71.0 और ये हो जाएगा -52। तो यहां से आपके पास डेल्टा G नॉट is going to be +18.9 kilojoules per mole. Have you noticed something? डेल्टा G नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और जब डेल्टा G नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो पॉइंट इज क्यों है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस? कॉमन सेंस कि हम टेम्परेचर कौन सा यूज कर रहे हैं, 298, and that 298 is basically 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस को तुम क्या कहते हो? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो भाई किसी भी जिंक कार्बोनेट को लेंगे, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे डिकम्पोज नहीं होगा, इसकी डिकम्पोजिशन के लिए यू नीड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब 298 केल्विन के ऊपर कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही, इसके रिएक्शन भी नहीं हो रहा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा डिकम्पोजिशन हो जाएगी। सो लेट मी चेंज द टेम्परेचर थिंग और चेक करते हैं कि अब क्या होगा। लेट्स चेंज
the temperature like 500 केल्विन, तो अगर मैं 500 केल्विन ले लूं तो फिर क्या होगा? सो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट आर, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन माइनस टेम्परेचर, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। डेल्टा enthalpy change of reaction की value is plus 71.0, temperature is now 500 Kelvin, entropy की value was plus 174.8 divided by 1000. Can you give me the value of this? Minus 60, minus 16.4 kilojoules per mole. See, I was right. अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डिकम्पोजिशन होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक 15 मिनट्स का और रहता है टॉपिक एंड देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश। तो हम इस चैप्टर को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे और हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।